नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जासूसी के खुलासे के बीच अब भगत सिंह के परिवार ने नया खुलासा किया है। भगत सिंह के भतीजे अभय सिंह संधू ने दावा किया है कि शहीद आजम के परिवार की भी कई सालों तक निगरानी की गई और आज भी की जा रही है। संधू ने बताया कि उनके परिवार पर कई सालों तक नजर रखी गई। फोन पर होने वाली बातचीत भी सालों तक निगरानी के दायरे में रही। उन्होंने कहा कि ब्रिटिश शासन के समय से ही उनके परिवार पर पैनी नजर रखी गई। उन्होंने दावा किया है कि देश की आज़ादी के बाद भी हम खुफिया एजेंसियों की नज़र में थे। अभय ने दावा किया कि यह जासूसी कभी घरेलू नौकर तो कभी पुलिस के लोगों के माध्यम से होती रही। संधू ने मांग की कि भगत सिंह और उनके परिवार से जुड़े सभी दस्तावेज सार्वजनिक करने की उन्होंने मांग की। संधू ने उम्मीद जताई कि इस मामले में केंद्र सरकार जल्द ही उनकी मांग को सुनेगी। आपको बता दें कि अभय सिंह संधू शहीद भगत सिंह के छोटे भाई सरदार कुलबीर सिंह के बेटे हैं। कुलबीर सिंह का जन्म 1914 में हुआ था और जनसंघ के टिकट पर फिरोजपुर से विधायक चुने गए थे। देखो, खास तौर पे अंग्रेजों के टाइम पे तो सारे परिवार के ऊपर सीआईडी होती थी और सिलसिला वो चलता रहा। उनकी फांसी के बाद भी हमारे पिताजी भी करीब 7-8 साल के करीब जेल में रहे, पर आज़ादी के बाद भी ये सिलसिला जो जारी रहा। हमारे पिताजी 1962 में फिरोजपुर से इलेक्ट हुए एमएलए, और उसके बाद जो सरकारें थी वो चाहती थी कि उनका साथ दिया जाए, उनके पार्टी में शिफ्ट हो जाएं। वो नहीं हुए तो उनके खिलाफ जो है वो एक साजिश रची गई। फिरोजपुर जहाँ हमारे पिताजी रहते थे वहाँ पे 24 घंटे जो है वो निगरानी शुरू हो गई, और इवन कोई ना कोई जो सीआईडी के ऑफिसर थे या उनके कर्मचारी थे वो हमारे घर में एज डोमेस्टिक सर्वेंट के रूप में भी घर में आना शुरू कर दिया। उन्होंने शुरू में घर के काम के लिए आ रहे हैं जी, काम करना है जी, हमें चाहिए काम, तो आगे जो है वो सारी जानकारी जो है वो अपनी सरकार को मुहैया करा सके। इस पूरे मामले पर राजनेताओं का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। अब आज से पहले तो कभी ऐसा कुछ भगत सिंह के परिवार ने नहीं कहा, लेकिन उन्होंने क्यों कहा है, जाहिर है इसकी कोई तफसील नहीं आई है, तो इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता कि वो क्या चाहते हैं, किसने उनको ये बात कही है। तो मुझे नहीं लगता कि एक के बाद दो, दूसरे के बाद तीसरी, ये इस तरह की जो चीज़ें हो रही हैं, ये मैं समझता हूँ बीजेपी की तरफ से कोशिश की जा रही है कि उनको बढ़ाया जाए। देखिए, ये स्नूपिंग नहीं है। स्नूपिंग इस ढंग से नहीं होती कि चिट्ठी लिखकर स्नूपिंग कराई जाए या चिट्ठी लिखकर सूचना मांगी जाए। ये जानकारी अगर प्राप्त की जा रही है और उस समय आवश्यक रहा होगा, गृह मंत्री के रूप में सरदार पटेल थे, तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ जानकारी रही होगी, प्राप्त की होगी। वो रूटीन है, उसे स्नूपिंग आप नहीं कह सकते, इट्स रूटीन। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जासूसी के खुलासे के बीच अब भगत सिंह के परिवार में नया खुलासा किया है। भगत सिंह के भतीजे अभय सिंह संधू ने दावा किया है कि शहीद आजम के परिवार की भी कई सालों तक निगरानी की गई और आज भी की जाती है। संधू ने बताया कि उनके परिवार पर कई सालों तक नजर रखी गई। फोन पर होने वाली बातचीत भी सालों तक निगरानी के दायरे में रही। इस बारे में ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं भगत सिंह के भतीजे अभय सिंह संधू जी। आपका डे एंड नाइट न्यूज़ पर सबसे पहले स्वागत है, और सबसे पहले बताइए कि क्या है ये पूरा मामला। देखो, पिछले कई सालों से पहले तो अंग्रेजों ने जो है जासूसी करते रहे, उनका तो चलो काम था, उनके खिलाफ एक लड़ाई लड़ रहा था परिवार। पर अब जो है ये पिछले 1962 में जब हमारे पिताजी सर कुलबीर सिंह जी इलेक्ट हुए, एमएलए बने, तो उसके बाद से ये सिलसिला और ज्यादा गंभीर हो गया। ये आजादी के बाद भी ये जो है ये सिलसिला जारी होना शुरू हो गया। जी, आपको क्या लगता है कि क्यों जो है ऐसी जासूसी वो की जा रही है आपकी? अब ये सरकारों को पता नहीं क्यों क्या खतरा है हमारे से, क्या ऐसा परिवार से इनको लग रहा है कि ये इनकी जासूसी की जाए और इनके एक्टिविटी जो है वो उनके पास होनी चाहिए। जी, जब एमएलए इलेक्ट हुए तो उन्होंने, सरकार जो थी, मौजूदा सरकार थी, वो चाहती थी कि कांग्रेस में ये शामिल हो जाएं और उनका सहयोग करें, ताकि उस समय जो करप्शन का एक बीज डल चुका था वो एक आगे ना चल सके। इस बारे में सर कुलबीर सिंह ने एक मुहिम चलानी शुरू कर दी थी कि इनकी करप्शन जो है वो जग जाहिर हो। जी। तो उस समय
जब ये पंडित नेहरू जी प्राइम मिनिस्टर थे और चाइना की वार हार गया था हिंदुस्तान, तो उसमें उन्होंने एक केस बनाकर भेजा यहाँ से पंजाब सरकार ने सेंटर को कि ये इन्होंने ऐसा कुछ पुराने रेवोल्यूशनरी इकट्ठे हुए हैं और इन्होंने फैसला किया है कि पंडित नेहरू इस हार के जिम्मेवार हैं और उनका जो है उनको इस बात की सजा देनी चाहिए। जी। तो ऐसा केस इन्होंने बनाकर भेजा पंजाब सरकार ने और उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने, उस समय होम मिनिस्टर थे लाल बहादुर शास्त्री जी, तो उन्होंने लिख दिया कि स्ट्रिक्टली वॉच। तो 24 घंटे की निगरानी उसी टाइम शुरू हो गई और उसको ये कई सालों तक ये लगातार 24 घंटे की निगरानी चलती रही। इवन हमारे फादर की 83 में डेथ हुई है, उससे भी कुछ समय पहले हमारे घर में ही एक शख्स जो अपने आप को स्कॉलर बताता था, ये कहकर कि मैंने शहीद भगत सिंह और अजीत सिंह जी के ऊपर रिसर्च कर रहा हूँ, उनके ऊपर मैं किताब लिखना चाहता हूँ, आप सहयोग कीजिए मुझे, अपने जो भी आपने के पास डॉक्यूमेंट हैं, जो आपने इन्वेस्टिगेट किए हैं, इकट्ठे किए हैं। क्योंकि हमारे पिताजी 81 में पाकिस्तान गए थे, वहां से भी आर्काइव्स में से और दूसरी जगह से वो डॉक्यूमेंट्स लेके आए थे। तो वो करीब 6-7 महीने हमारे घर पे रहा और डेली उसका यही काम होता था कि शाम को उसने निकल जाना 2 घंटे जाके अपनी रिपोर्टिंग करनी। डॉक्यूमेंट्स तो उसने कम और बाकी बातचीत और आने जाने वाले के ऊपर हर टाइम नजर, कौन आ रहा है, कौन है, उसके बारे में इन्वेस्टिगेट करना, ये आदमी आया, किस लिए आया, क्यों आया। तो वो चीजें सारी इन्वेस्टिगेशन उसकी अपनी रिपोर्ट में वो देता रहा और जैसे ही डेथ हुई है उस दिन के बाद वो आदमी जो है वो गायब हो गया। और उसकी कोशिश होती थी कि घर में कोई फंक्शन है, उसकी फोटोग्राफी होनी है, फोटो खींच रहे हैं परिवार के साथ, तो वो अवॉइड करता था कि इधर उधर हो जाना, कि कहीं आइडेंटिफिकेशन ना हो जाए उसकी। जी। और आज भी जो है हमारे फोन वो कहीं ना कहीं टेप हो रहे हैं, सर्वेलेंस पे लगे हुए हैं, जिससे बहुत सारी बातें जो हमने किसी को और नहीं, सिर्फ 2 आदमियों के बीच में कन्वर्सेशन होती है, वो तीसरे आदमी से हमें रिवर्ट होती है। तो क्यों कर रही है सरकारें हमें नहीं मालूम इस बारे में इतना। और हम तो चाहते हैं कि जो भी पुरानी सीक्रेट फाइल हैं वो सारी डीक्लासिफाई करके पब्लिक डोमेन में आए, ताकि लोग जान सकें कि इनके ऊपर क्या क्या उन्होंने उस समय अंग्रेजों ने और बाद में सरकारों ने अभी तक। अभय सिंह जी, अब आपकी क्या मांग है सरकार से? हम चाहते हैं कि ये जो सीक्रेट फाइल्स रखी हुई है सरकार ने अंग्रेजों के टाइम की और उसके बाद की भी, ये डीक्लासिफाई करके इसको पब्लिक डोमेन में डाली जाए जी, और लोग जो है उसको देख सकें, इसके बारे में सर्च कर सकें भी क्या शहीद आजम के बारे में रिपोर्टिंग हुई थी, उनके चाचा साहब अजीत सिंह के बारे में क्या रिपोर्टिंग होती रही है, और उस समय की जो लीडरान थे वो क्या आपस में उनकी अंग्रेजों के साथ क्या समझौते हुए हैं या कोई बातचीत हुई है, क्या डायलॉग्स हुए हैं, वो सारी रिपोर्ट्स जो है वो ओपन होनी चाहिए। जी, अभय सिंह जी, बातचीत करने के लिए आपका धन्यवाद। बता दें हम बात कर रहे थे भगत सिंह के भतीजे अभय सिंह संधू के साथ। उनका भी यही कहना है कि भगत सिंह के परिवार की जो है वो काफ़ी अब आज भी उनकी जो है जासूसी की जाती है। उनकी मांग है सरकार से कि भगत सिंह के साथ जुड़े हुए जितने भी दस्तावेज हैं उनको पब्लिकली जो है वो शो किया जाए। पंजाब के गुरदासपुर में शिवसेना नेता के सचिव हरविंदर सोनी पर जानलेवा फायरिंग की गई, जिसमें हरविंदर सोनी को गंभीर चोटें आई हैं। गंभीर हालत में हरविंदर सोनी को अस्पताल में दाखिल करवाया गया है। इस बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता मनोज राठी के साथ। जी मनोज, क्यों किया गया ये हमला, इस बारे में कुछ पता चल सका है क्या? जी बिल्कुल कविता, बताना चाहूंगा कि जो हमला हुआ है, जो गोली दागी गई है, अभी तक इसमें जो है कोई खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन पुलिस ने जो है मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी। आखिर वो लोग कौन थे और किस तरह के उनके मंसूबे थे। तो जिस तरह से ये घटना हुई है, बिल्कुल वीआईपी सेक्टर की घटना है, जिसमें डीसी रेसिडेंस के पास जो है उनको शरेआम जो है गोली मारी गई है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक पुरानी रंजिश के यहाँ पर सामने आ रही है बात की पुरानी रंजिश का मामला हो सकता है। जिस तरह से जो है खालिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं क्योंकि जो शिवसेना के जो ये प्रधान है सोनी, ये काफी एक्टिव जो है अपने एरिया में काफी एक्टिव हैं, और तो कहीं ना कहीं यहाँ पर पुलिस मान के चल रही है कि कोई रंजिश जो है वो हो सकती है। हालांकि उसको अस्पताल में जो है सीरियस इंजरी में जो है उनको अस्पताल में पहुंचाया गया है, लेकिन अभी तक जो नहीं पता चल पाया कि किन कारणों से जो है उनको इस तरह की जो है गोली मारी गई। जी मनोज, कौन से अस्पताल में दाखिल करवाया गया है? डॉक्टरों के मुताबिक कैसी हालत है अब उनकी?
जी बिल्कुल, उनको जो है यहाँ पर अमृतसर के हॉस्पिटल में जो है दाखिल करवाया गया है। हालांकि मीडिया को बिल्कुल भी उसे दूर रखा गया है, कहीं अंदर जो है मीडिया को नहीं जाने दिया जा रहा है। लेकिन जो यहाँ पर सूत्रों से पता चला है कि उनकी हालत जो है वो नाजुक बताई जा रही है। लेकिन जिस तरह से पुलिस डॉक्टर को कहना है कि जो गोली है उनकी लगी है, लेकिन अभी जो है जान जो है उनकी बच गई है, लेकिन अभी जो है सीरियसली इंजर्ड जो है वो है। तो पुलिस, हालांकि पुलिस अधिकारी भी जो है मीडिया के सामने जो कुछ कहते हैं अभी बच रहे हैं, लेकिन अभी जो है साफ कारणों का नहीं पता चल पाया है कि आखिर किन कारणों से जो है उनको गोली लगी। जी मनोज, फायरिंग करने वाले लोगों के बारे में कुछ पता चल सका है जहां हरविंदर सोनी के परिवार के मेंबरों की ओर से किसी पर शक जताया गया हो? बिल्कुल, जो है पारिवारिक वालों से जो है मीडिया से अभी कोई बातचीत नहीं की है, लेकिन जो यहाँ पर बात सामने आ रही है, निकल कर यही आ रही है कि जो जिस तरह से वो अपने एरिया में एक्टिव, जैसे मैंने पहले बताया कि वो अपने एरिया में काफी एक्टिव थे और शिवसेना के जो है वो प्रधान थे, तो जगह जगह जो कई बार उन्होंने जो है प्रोटेस्ट भी किए हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे पुराने रंजिश या जो है उसका नतीजा जो है यहाँ पे सामने आया है, जिसमें वो सुबह सुबह उनके ऊपर गोलियां दागी गई। तो कहीं ना कहीं पहले जो है रैकी भी की गई है कि जिस तरह से वो सुबह जो है सैर करते थे और पार्क में, तो कहीं ना कहीं पहले रैकी की गई, उसके बाद जो है आज उन पर हमला किया गया। तो पूरे एक प्लानिंग के तहत जो है हम कह सकते हैं कि पूरे एक प्लानिंग के तहत जो है उन पर हमला किया गया। तो साफ तौर पे यहाँ पर पुलिस ये चल रही है कि आगे कौन से ऐसे लोग थे जो उन पर जिनकी पुरानी रंजिश जो है या फिर पहले अभी लेटेस्ट जो है उनके साथ लड़ाई झगड़ा हुआ हो। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर कौन से जो लोग हैं, बाहर के लोग हैं या किस तरह के लोग हैं, जिस तरह से पूरी सारा मामले जो है पुलिस छानबीन कर रही है। हालांकि अभी जो है पुलिस भी कुछ कहने से साफ मना कर रही है। जी मनोज, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। बता दें कि पंजाब के गुरदासपुर में शिवसेना नेता के सचिव हरविंदर सोनी पर फायरिंग की गई है, जिसमें हरविंदर सोनी को गंभीर चोटें आई हैं। गंभीर हालत में उनको अस्पताल दाखिल करवाया गया है, जिसमें उनकी हालत काफ़ी गंभीर बताई जा रही है। हालांकि फायरिंग करने वाले के बारे में अभी तक कुछ भी पता नहीं चल सका है। लुधियाना के 2 स्कूलों में स्कूल प्रबंधकों ने एक ऐसा फैसला सुनाया है जिस फैसले से विद्यार्थी नाखुश हैं और उनके परिजनों में भी फैसले के खिलाफ रोष है। क्या है वह फैसला, ये देखते हैं ये रिपोर्ट। लुधियाना के 2 स्कूलों में छात्राओं के लिए एक तालिबानी फैसला सुनाया गया है। दरअसल लुधियाना के 2 स्कूल केवीएम और डीएवी स्कूलों में लड़कियों की ड्रेस कोड में बदलाव किया गया है। स्कूल प्रबंधन ने निर्देश दिए हैं कि यदि नए स्तर में छात्राएं स्कर्ट पहनकर आई तो उनके लिए स्कूल में नो एंट्री होगी और उसी समय घर वापस लौटा दिया जाएगा। इसलिए स्कर्ट की जगह अब छात्राओं को सलवार कमीज पहनकर स्कूल आना होगा। लेकिन इस फैसले को लेकर अधिकतर छात्राएं नाखुश हैं। उनका कहना है कि क्या गारंटी है कि सूट में वो सेफ हैं। बाकी स्कूलों में भी तो है, तो इसी स्कूल के बच्चों को की प्रॉब्लम होगी? अगर बाकी सब पहन रहे, ये भी पहन सकते हैं। कितने सालों से चल रहा था ये, क्यों एकदम चल रहा था? अगर मतलब इतने सालों से भी तो चल रहा था ना, हमें ये सोचना चाहिए कि अब चेंज किया तो अब ऐसा कुछ हुआ है तो चेंज किया है। लड़कों की थिंकिंग थोड़ी खराब होती जा रही है, उसके करके चेंज किया, नहीं तो वैसे भी तो चल ही रहा था। उधर स्कूल प्रबंधकों की माने तो कुछ शरारती छात्र कई बार छात्राओं के साथ स्कर्ट की वजह से छेड़छाड़ करते हैं, जिसकी वजह से ये फैसला दिया गया है। वहीं स्कूल की प्रिंसिपल का कहना है कि स्कूल की छात्राओं की सेफ्टी के लिए ये नियम लागू किया गया है। 9 से लेके 12 तक हमने सूट्स कंपलसरी करें और ये जो डिसीजन लिया है ये मैनेजमेंट, मेरा डिसीजन है, मैनेजमेंट का है और इवन पेरेंट्स को हमने इन्वॉल्व किया था इसके अंदर। तो ये 2 साल से ये बात चल रही थी ताकि ये फाइनेंशियली किसी को पिंच ना करे या किसी ने पहले अपना ड्रेस ना लेके रखा हो, इसलिए हमने पहले पिछले से पिछले साल हमने मीटिंग करी थी। तो पेरेंट्स आए थे, उन्होंने अपनी रिटन कंसेंट दी थी हमको कि ये बहुत अच्छा स्टेप है कि हमारे बच्चों की सेफ्टी है इसके अंदर। लड़के हैं जो वो कमेंट कर देते हैं कि हमारी रेलिंग है एक्चुअली, तो उसके ऊपर खड़े रहती थी गर्ल्स वगैरह, तो नीचे जो लड़के थे उन्होंने कुछ ऐसे कमेंट्स करे थे कुछ इस तरह के कि जो कि टॉलरेबल नहीं थे। दूसरी तरफ सलवार कमीज पहनकर स्कूल में आने के निर्देश होने के बाद छात्राओं के परिजन भी नाखुश हैं। उनका भी कहना है कि स्कूल प्रशासन का फैसला सरासर गलत है। इनका कहना है कि अगर कोई शरारती छात्र स्कर्ट पहनी छात्रा के साथ छेड़छाड़ करता है तो स्कूल प्रशासन को उसके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन शरारती छात्राओं की वजह से स्कर्ट पहनने पर बैन लगाना गलत फैसला है।
ਪੰਜਵੀਂ ਤੋਂ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਬਈ ਬੱਚੇ ਸਿਕਿਉਰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨੀਚੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਉਹ ਨੀਚੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਾਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਨੀਚੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨ ਪਾਰਸ਼ਲਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਫਿਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਨਾਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਬਾਹਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵਿਰੋਧ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੈਂ ਮੰਗ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਬਈ ਬਾਹਰ ਨਾ ਆਪਣੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣੀ ਬੱਚੇ ਸੂਟ ਚ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਤਾਂ ਛੇੜ ਹੀ ਸਕਦੇ ਮੁੰਡੇ ਕਿਉਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਲਜ ਹੈਗਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਸ਼ਾਸਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਇਦਾਂ ਦਾ ਮੁਸਲਿਮ ਕੰਟਰੀਆਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੁੰਦਾ ਮੁਸਲਿਮ ਕੰਟਰੀ पर अपने ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮਾੜਾ ਹੀ ਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਵੀ स्कूल प्रशासन के इस फैसले का जहां छात्राओं के परिजन विरोध कर रहे हैं तो वहीं प्रशासन इस फैसले को बिल्कुल सही मान रहा है। लुधियाना से राजन गुसाई के लिए हरीन कौर, डे नाइट न्यूज़। करनाल पुलिस के सदर थाने में तैनात एएसआई उमेद सिंह ने अपने आप को अपराध शाखा का अफसर बताकर भाजपा के प्रदेश मंत्री चंद्र प्रकाश कथूरिया के बैंक से जरूरी कागजात निकलवाकर धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया है, जिसमें एएसआई उमेद सिंह को धोखाधड़ी के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया। करनाल पुलिस के सदर थाना में तैनात एएसआई उमेद सिंह ने अपने आप को अपराध शाखा का अफसर बताकर भाजपा के प्रदेश मंत्री चंद्र प्रकाश कथूरिया के बैंक से जरूरी कागजात निकलवाकर धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया है। आरोपी एएसआई उमेद सिंह ने एक साजिश के तहत सेक्टर 13 स्थित पंजाब नेशनल बैंक से भाजपा के मंत्री के बैंक खाता की 2008 से 2015 तक की सभी जानकारी फर्जी कागजात बैंक में दिखाकर निकलवाए, जिसकी सभी तस्वीरें बैंक में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। भाजपा नेता चंद्र प्रकाश कथूरिया ने इसकी शिकायत थाना सिविल लाइन में दी, जिसके बाद उमेद सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। मुझे 9 तारीख को शाम को किसी का फ़ोन आया कि जी कोई पुलिस का अधिकारी आपके निजी दस्तावेज बैंक से लेके गया है। तो मैं तुरंत शाम को बैंक गया। जब मैंने बैंक के अधिकारियों से बात की तो वहाँ पाया कि धर्म सिंह नाम का व्यक्ति ये दरखास्त दे करके मेरे निजी स्टेटमेंट और मेरे सारे दस्तावेज बैंक से ले गया। चौकन्ना हुआ और चिंताजनक हो गया। फिर मैंने एसपी साहब से बात की। एसपी साहब से बात करने के बाद मैंने सारी कैमरा फुटेज निकाली, सब बैंक के अधिकारियों से ये दस्तावेज लिए। उसके बाद मैंने पुलिस को कंप्लेंट की। भाजपा नेता चंद्र प्रकाश कथूरिया को बैंक अधिकारी से जानकारी मिली थी कि उनके खाते की डिटेल अपराध शाखा के एक अधिकारी ने मांगी थी और अपने आप को अपराध शाखा का पुलिस अफसर बताया था। जब इसकी जांच की गई तो पाया कि उमेद सिंह ने अपना नाम बैंक में धर्म सिंह बताकर बैंक में दरखास्त दी और बैंक खाते से संबंधित सभी दस्तावेज निकलवा लिए। इसके बाद नेता के होश उड़ गए कि उसके साथ ये जालसाजी किसने की। इसकी जांच के लिए बैंक और करनाल पुलिस में इसकी शिकायत दी गई और बैंक से सीसीटीवी फुटेज ली गई, जिसमें खुलासा हुआ है कि सदर थाना में तैनात एएसआई उमेद सिंह द्वारा ये साजिश रची गई थी, जिसने अपनी वर्दी पहनकर इस घटना को अंजाम दिया था। हमारे पास एक कंप्लेंट आई है श्री चंद्र प्रकाश कथूरिया जी की। उनकी कंप्लेंट है कि कोई व्यक्ति बैंक में गया एक पुलिस वाला बनकर और उसने कुछ सालों की बैंक की स्टेटमेंट जो उनके खाते की थी वो निकलवाई और इस बारे में हमने केस रजिस्टर कर दिया है और छानबीन जारी है आगे। ये सदर थाने का बता रहा है अपने आप को और ये इकोनॉमिक सेल के एप्लीकेशन लिखी हुई थी इकोनॉमिक ओपन सोर्सिंग के बारे में। तो और भी लोग शामिल हो सकते हैं सर? हो सकता है, इसकी जांच की जा रही है। तो मामला किन धाराओं के तहत दर्ज किया? इसमें 419, 420, 120 भी के तहत दर्ज कर रहे हैं। तो गिरफ्तार किया जाएगा? हाँ, गिरफ्तार करेंगे जल्दी इसको। अब पुलिस आरोपी एएसआई को कोर्ट में पेश करेगी और रिमांड पर लेगी। पुलिस का कहना है कि साजिश में और भी कई लोग शामिल हैं, जिनका खुलासा रिमांड के दौरान पता चलेगा। करनाल से कमल मिड्डा के लिए हरीन कौर, डे नाइट न्यूज़। हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन ने प्रदेश सरकार के स्पोर्ट्स बिल को मानने से मना कर दिया है। एचपीसीए के प्रवक्ता संजय शर्मा ने वर्तमान सरकार द्वारा पास किए गए स्पोर्ट्स बिल पर कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने प्रदेश सरकार पर हड़बड़ाहट में जरूरी खेल मानकों को ताक पर रखकर इस विधेयक को पास करने का आरोप लगाया है। उनके अनुसार ओलंपिक चार्टर में भी माना गया है कि सभी खेल सरकारी नियंत्रण से दूर चाहिए। भारत में भी इस सिद्धांत को मंजूरी मिली है, लेकिन हिमाचल सरकार खेलों पर अपना नियंत्रण चाहती है, इसलिए हिमाचल में स्पोर्ट्स बिल लाया गया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि इस विधेयक को लाने की असली मंशा हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन पर कब्जा करना है।
कि सरकार कोई खेल विधेयक लेकर के आ रही है, लेकिन सरकार जो खेल विधेयक लेके आई वो खेलों की प्रमोशन के लिए नहीं बल्कि खेल संघों के ऊपर कब्जा करने की जो है वो साजिश जो है वो एक तैयार करी है। ये जो स्पोर्ट्स बिल सरकार लेकर के आई है, इसको लिखा है द हिमाचल प्रदेश स्पोर्ट्स रजिस्ट्रेशन रिकॉग्निशन एंड रेगुलेशन ऑफ एसोसिएशंस बिल 2015। अगर इसकी जगह ये स्पोर्ट्स प्रमोशन बिल होता तो अनुराग ठाकुर भी और पूरी एसोसिएशन भी और बाकी अन्य खेल संघ भी इस बिल का जो है वो स्वागत करते। यहाँ खेल खिलाड़ियों के लिए कोई सुविधा की बात की जाती तो उसका स्वागत किया जाता, लेकिन यहाँ पे केवल सत्ताधारी दल के लोगों को ये एसोसिएशन जो है, खेल संघ जो है, उनके ऊपर कब्जाने की ये साजिश जो है वो सरकार ने रची है। जिला मुख्यालय से सटे एक आंगनवाड़ी केंद्र में 4 साल तक की कई मासूम बच्चियों से दुराचार का हैवानियत से भरा दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। मेडिकल में एक बच्ची से दुराचार की पुष्टि हो गई है, जबकि बाकी 3 मासूमों की मेडिकल जांच शनिवार देर रात तक चलती रही। पता चला है कि एक युवक आंगनवाड़ी केंद्र में आने वाली बच्चियों को लंबे समय से अपनी हवस का शिकार बना रहा था। यह केंद्र युवक के घर में ही चल रहा था। शुरू में लज्जा और भय से परिवार वालों ने ना तो इसकी शिकायत की और ना ही चर्चा। एक परिवार ने शनिवार को इसकी शिकायत थाने में दर्ज करवाई तो पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी का भी मेडिकल करवाया जा चुका है। आशंका व्यक्त की जा रही है कि कई और बच्चियां भी इस दरिंदे की शिकार हुई हैं। मामला चंबा जिले से सटी एक पंचायत का है और आरोपी युवक की पहचान हिमांशु उर्फ शम्मी उम्र 30 साल के रूप में हुई है। इस खौफनाक घटना का खुलासा तब हुआ जब एक पीड़ित बच्ची ने अपने परिजनों को इस घटना के बारे में जानकारी दी। हिंदी समाचार में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।